यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। तेजस मार्क 2 को लेकर जैसा कि हमने आपसे कहा कि इसकी टेस्टिंग को लेकर पूरा प्रोटोकॉल तैयार हो चुका है और कैसे इसकी टेस्टिंग को फास्ट किया जाएगा, इस पर भी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि इसका एयर फ्रेम 6000 से लेकर 8000 घंटे तक की जो उड़ान है वहां तक सुरक्षित काम कर सके। जी हाँ, 6000 से लेकर 8000 जो फ्लाइंग आवर्स है वो इसके एयर फ्रेम को दिए जाएंगे, ताकि भारतीय वायुसेना लंबे समय तक इनको ऑपरेट कर सके। अब एयर फ्रेम लाइफ का सीधा मतलब ये होता है कि विमान की जो बॉडी है, जिसको आमतौर पर हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो कितने समय तक उड़ान और तनाव को झेल सकता है। और आज के आधुनिक जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उनको भी इसी के समकक्ष देखा जा रहा है। यानी यह विमान लंबे समय तक ऑपरेशन में रह सकेगा और बार बार हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और निसंदेह तेजस मार्क 2 का जो आकार है वो मार्क 1 से बड़ा होगा और इसमें कुछ मुख्य बदलाव भी किए जाएंगे। जैसे कि इसकी लंबाई जो है वो हमें 14.6 मीटर्स तक देखने को मिलेगी, जबकि मार्क 1 अल्फा की लंबाई 13 से लेकर 13.9 मीटर्स तक है। इसमें हमें ज़्यादा जगह देखने को मिलेगी, यानी ज़्यादा फ्यूल कैरी कर पाएगा, बेहतर एवियोनिक्स होंगे और ज़्यादा असरदार या घातक हथियार कैरी करने की क्षमता भी तेजस मार्क 2 के पास होगी। और इससे विमान की रेंज और कॉम्बैट कैपेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। इसके अलावा इसमें आपको जो कैनार्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगी, और कैनार्ड्स के चलते बेसिकली जो हाई एंगल ऑफ अटैक में बेहतर स्थिरता है वो देखने को मिलेगी। तेज़ और कठिन मोड़ लेने की क्षमता होगी और इससे कम ड्रैग हमें देखने को मिलेगा। यानी डॉग फाइट में विमान ज़्यादा एजाइल होगा, और यही सारी चीज़ें भारतीय वायुसेना के स्पेसिफिकेशन का एक अहम हिस्सा है। जेट में एडवांस लेवल पर जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि वज़न कम होगा, स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होगा, कोरोजन कम होगा और फटिग रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। और अगली बड़ी खबर जो है भारत की समुद्री परमाणु शक्ति पर आधारित है, जहाँ पर भारत अपने समुद्री ताकत को मजबूत करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठा रहा है। दरअसल भारतीय नौसेना अब नई S5 क्लास की जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है उनको बनाने जा रही है। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी कोशिश ये है कि इन पनडुब्बियों को पहले की तुलना में तेजी से बनाया जाए। देखिए, S5 की अगर हम बात करें तो ये भारत की अगली पीढ़ी की जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होंगी, ये वो होंगी। इनका वजन तकरीबन 13,000 टन होगा, और ये भारत की अभी S4 क्लास की जो सबमरीन है, यानी अरिहंत क्लास की सबमरीन है, उनसे लगभग दोगुना बड़ी होंगी। यानी S4 और अरिहंत क्लास की सबमरीन से ये दोगुना बड़ी होने वाली हैं। और इनका फ़ायदा ये होगा कि ये ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जा पाएंगी, लंबे समय तक समुद्र में रह सकेंगी, एडवांस सिस्टम और स्टेल्थ तकनीक इनको काफ़ी बेहतर मिलेगी। अब यहाँ पर जो निर्माण में समय कम करने की योजना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भारत की परमाणु सबमरीन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। क्योंकि अगर हम INS अरिहंत की बात करें तो इसके बनने में तकरीबन 15 वर्ष का समय लगा था। वही INS अर्धिमान की बात करें, जो कि S4 सबमरीन है, इसके निर्माण में 11 से 12 वर्षों का समय लगा था। और अब नौसेना ये चाहती है कि S5 को 7 से 8 वर्षों में ही बनाया जाए। इसके लिए जो मॉडुलर कंस्ट्रक्शन तकनीक है वो अपनाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि पनडुब्बी के जो अलग अलग हिस्से हैं, जिनको मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, वो अलग अलग बनाए जाएंगे और बाद में उन्हें जोड़कर पूरी सबमरीन तैयार की जाएगी। इससे काम पैरेलली चलेगा और निर्माण में काफ़ी समय कम हो जाएगा। सवाल ये है कि S5 आएगा कब तक। योजना के अनुसार 7 से 8 वर्ष में निर्माण पूरा होगा, और 2 से 3 साल में जो समुद्री परीक्षण है उनको पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यानी पहला S5 ऑपरेशनल होने में कम से कम 10 साल लग सकते हैं। और भविष्य में भारत के पास लगभग 2 अरिहंत क्लास, 2 अर्धमान क्लास और 6 S5 क्लास की सबमरीन्स होने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हो सकती हैं, तो 2040 तक भारत की समुद्री सीमा को सुरक्षित रख पाएंगी, और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। और अगली जो बड़ी अपडेट आ रही है ये मिराज 2000 के भविष्य को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के जो मिराज 2000-5 विमान हैं, इनकी सेवा अवधि यानी सर्विस लाइफ को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। पहले इन विमानों को 2035 तक रिटायर करने की योजना थी, लेकिन अब इन्हें 2038 से 2040 तक उड़ाया जाएगा। ये फैसला किसी तकनीकी खराबी या कमजोरी की वजह से नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे का असल कारण ये है कि भारतीय वायुसेना की जो ट्रांजिशन प्लानिंग है ये उसका हिस्सा है। आने वाले वर्षों में जो नए फाइटर जेट शामिल होंगे, जैसे कि रसाल राफेल हो गए और LCA मार्क 2 यानी तेजस मार्क 2, इनसे ही इन विमानों को रिप्लेस किया जाएगा। और क्योंकि इनकी डिलीवरी 2035 के बाद तेज़ होगी, और इसीलिए पुराने जो मिराज 2000 विमान हैं इनको कुछ और साल तक सर्विस में रखा जा सकता है, ताकि स्क्वाड्रन की संख्या कम ना हो। अब अगर हम भारत के पूरे ट्रांजिशन प्लान को समझें तो वायुसेना धीरे धीरे पुराने जेट हटाएगी। सबसे पहले जो जगुआर फाइटर्स हैं इनको रिटायर किया जाएगा,
उसके बाद मिकोयान मिग 29 यूपीजी लगभग 2034 से हटने लगेंगे और उसके बाद मिराज 2000 को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। और इस बीच में जो जगह खाली होगी उसको भरने की जिम्मेदारी तेजस मार्क 1 अल्फा और जो तेजस मार्क 2 के साथ साथ राफेल फाइटर्स हैं इनके ऊपर होगी। अब मिराज 2000 की बात करें तो भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद जेट्स की जब बात होती है तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है। इनके फायदे भी हैं, ये रिलायबल हैं, इनके पास प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ये आधुनिक अपग्रेडेड एवियोनिक्स और हथियारों के साथ है और इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है ये भी काफ़ी उच्च है और 1999 के कारगिल युद्ध में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। मिराज 2000 को बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने संकेत दिया है कि वो 2035 के बाद भी जो स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट है वो भारत को देते रहेंगे। साथ ही साथ दुनिया के कई देश जो मिराज 2000 को रिटायर कर रहे हैं उनसे भी स्पेयर पार्ट्स भारत को उपलब्ध होते रहेंगे। इसका असली उद्देश्य यही है कि मिराज 2000 को ज़्यादा समय तक ऑपरेशनल बनाए रखना हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिज सोल्यूशन है ताकि जब तक इंडियन एयरफोर्स के पास बड़ी संख्या में खुद के फाइटर जेट्स नहीं आ जाते हम तब तक इनको उड़ाते रहे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मेरा एस प्रचंड को लेकर के। भारत का एस प्रचंड जो है वो अपने अब फुल वेपनाइजेशन फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर अब इस हेलीकॉप्टर को जो नए आधुनिक हथियार हैं ये प्रदान किए जा रहे हैं। आपको पता ही है कि एस प्रचंड को लेकर हमेशा ये प्रश्न उठता रहा है कि ये बिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अपनी फुल कैपेबिलिटी से काफ़ी दूर है और अब वही कैपेबिलिटी इसको प्रदान की जा रही है। रिपोर्ट्स की बात माने तो एस प्रचंड में अब जो हेलिना मिसाइल का इंटीग्रेशन है वो किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इस चरण में सबसे बड़ा अपग्रेड यही है कि हेलिना और ध्रुवास्त्र से इसको इक्विप किया जा रहा है और ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। दोनों फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। लॉन्च करने के बाद पायलट को मिसाइल गाइड नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं ही अपने टारगेट को ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर सकती है। मुख्यतः एनिमी के टैंक, उनके बंकर्स, आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट करने के लिए इन मिसाइल्स का यूज़ किया जाता है। इनकी रेंज तो है वो 7 से 10 किलोमीटर की है, यानी ये 7 से 10 किलोमीटर की जो मारक क्षमता है उसको ऑफर करती हैं और इससे प्रचंड को एनिमी के जो टैंक हैं और बंकर हैं दूर से नष्ट करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा एलसीएस प्रचंड में जो लोइटरिंग मिशन का उपयोग है ये भी किया जाएगा। योजना ये है कि प्रचंड से छोटे लोइटरिंग ड्रोन्स को लॉन्च किया जाएगा और ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च होंगे। इसके अलावा दुश्मन के इलाके में उड़ेंगे, टारगेट को ढूंढेंगे और फिर टारगेट से टकराकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे और इन ड्रोन्स का वजन 45 किलोग्राम या उससे कम हो सकता है। इनफैक्ट आसान शब्दों में बात करें तो ऐसे प्रचंड हेलीकॉप्टर न सिर्फ टैंक किलर की भूमिका निभाएगा बल्कि भविष्य में प्रचंड एक प्रकार से जो ड्रोन कैरियर हेलीकॉप्टर है ये भी बन सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। दुश्मन के इलाके में पहले ही सर्विलेंस हम कर पाएंगे, हेलीकॉप्टर को सामने से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दुश्मन के एयर डिफेंस को डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करके हम एक सुरक्षित पैथ बना सकते हैं और यही हमारे वॉरफेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है और इस समय इसी पर काम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।